तो आइए आज की इस लेक्चर में हम द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ते हैं कि द्विघात समीकरण होता क्या है। यह वीडियो देखने से आपका द्विघात समीकरण से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, हर एक टॉपिक पे पॉइंट आउट किया जाएगा। आप ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं, द्विघात समीकरण क्या होता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण होता क्या है। द्विघात समीकरण का मतलब होता है कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, या लिखा जा सके। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे द्विघात समीकरण, तो देखिए मैंने क्या बताया कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखा जा सके। क्या है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखा जा सके। अब यहाँ पे एक कंडीशन लगाया जाता है कि जहाँ a जो है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि a जो है वह 0 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए। तो देखिए अगर a 0 के बराबर हो जाता है, जैसे हम यहाँ पे लेते हैं a के बराबर में हम 0 ले लेते हैं इंटू x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो बताइए अगर 0 ले लेते हैं a बराबर तो यह घात तो समाप्त हो जाएगा, यह घात समाप्त होकर 0 हो जाएगा प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो 0 का तो मतलब है कि कुछ नहीं, यह हट ही गया यहाँ से। तो देखिए अब यहाँ पे इस इक्वेशन में घात 2 नहीं रह जाता है, और जब घात 2 नहीं रहेगा तो यह द्विघात समीकरण नहीं हो पाएगा। अब यह एक घातीय समीकरण हो गया। इसीलिए लिखा जाता है कि a जो है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब द्विघात समीकरण के कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे हम ले सकते हैं 4x² प्लस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो यह आपका द्विघात समीकरण का उदाहरण है। हम ले सकते हैं x² प्लस ax प्लस 10 इज इक्वल टू 0। हम ले सकते हैं 7x² माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से इक्वेशन रहे तो यह आपका द्विघात समीकरण कहलाता है। ठीक है, अर्थात ऐसा बीजीय व्यंजक जिसे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में लिख सकते हैं और जहां a 0 के बराबर नहीं हो। ठीक है, अब देखिए अगला हम देखेंगे कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। ठीक है, तो आइए व्यापक रूप को समझते हैं कि व्यापक रूप होता क्या है। तो व्यापक रूप की बात किया जाए तो व्यापक रूप का मतलब होता है जब हम इक्वेशन को अवरोही क्रम में लिखते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे व्यापक रूप जैसे मान लीजिए कुछ हम इक्वेशन लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम लेते हैं 7x प्लस 5 प्लस 10x² इज इक्वल टू 0। हम ले सकते हैं 4 प्लस 5x प्लस x² इज 0। ठीक है, अब या फिर यहाँ पे हम x ले लेते हैं। अच्छा, अब मान लीजिए ले सकते हैं 4 प्लस 5x² प्लस 7x इज इक्वल टू 0। अब पूछा जाए कि यह तीनों में क्या तीनों व्यापक रूप में हैं, तो नहीं, यह व्यापक रूप में नहीं है। व्यापक रूप का मतलब होता है आपका इस फॉर्म में होना चाहिए, इस ऑर्डर में होना चाहिए। x² पहले आना चाहिए, बीच में x आना चाहिए और लास्ट में अचर पद आना चाहिए। तो यदि अगर इसको कन्वर्ट करना हो व्यापक रूप में तो व्यापक रूप में आप इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे इसको मान लीजिए व्यापक रूप में लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 10x²। तो यहाँ पे लिखिए 10x²। ठीक है, इस x² के बाद x वाला टर्म लिखाता है तो यह लिखाएगा 7x।
ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 7x और लास्ट में आपका अचर पद लिखाता है। अचर पद का मतलब होता है जिसके साथ किसी तरह का चर नहीं जुड़ा हुआ हो। तो यहाँ पे आपका 5 है तो यह आपका 5 हो गया और लास्ट में इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यह आपका व्यापक रूप हो गया। अगर इसको भी लिखना हो तो आप इसको लिख सकते हैं। सबसे पहले x स्क्वायर लिखेंगे, इसके बाद एक घात लिखेंगे। एक घात किसका है? x का है, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे 4x एंड लास्ट में लिखेंगे प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से यह भी इसका व्यापक रूप है। इसको अगर लिखना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे? 2 घात वाला लिखेंगे। तो यह हो गया आपका 5x स्क्वायर प्लस 7x को लिखेंगे और प्लस 4 को लिखेंगे और इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से व्यापक रूप आप आसानी से समझ सकते हैं कि व्यापक रूप का मतलब क्या होता है। कभी कभी आपका ऑब्जेक्टिव में इससे एक सवाल रहता है कि निम्नलिखित में बताइए कि कौन सा इक्वेशन, कौन सा समीकरण व्यापक रूप में है। तो व्यापक रूप का मतलब आप समझ चुके होंगे। आइए अब व्यापक रूप के बाद मानक रूप को देखते हैं कि मानक रूप क्या होता है। मानक रूप भी ठीक व्यापक रूप की ही तरह होता है, तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं मानक रूप क्या होता है। तो देखिए मानक रूप तो मानक रूप जब हम इक्वेशन को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल के रूप में लिख सकें, इस रूप में जब इक्वेशन को लिख सकते हैं तो वह इसका मानक रूप कहलाता है। जनरली मानक रूप का मतलब होता है कि चर का जो घात है ना उसको या तो अवरोही क्रम में लिखिए और नहीं तो आरोही क्रम में लिखिए, वो उसका मानक रूप कहलाता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल के रूप में बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कोई इक्वेशन लिख रहे हैं 4x प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0। अब पूछा जाए कि यह मानक रूप है या नहीं है, तो यह आपका मानक रूप नहीं है, क्योंकि यह नहीं तो अवरोही क्रम में लिखा गया है और नहीं इसको आरोही क्रम में लिखा गया। तो आइए इसको हम 2 तरीका से मानक रूप में लिख सकते हैं। देखते हैं दोनों तरीका क्या है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम में तो आप लोग अवरोही क्रम के बारे में समझते होंगे। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता हुआ क्रम, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले बड़ा पावर लेंगे, तो इस सब में सबसे बड़ा पावर किसके पास है? x के पास। तो यहाँ पे लिखेंगे 7x स्क्वायर। इसके बाद इससे छोटा वाला घात लेंगे तो स्क्वायर के बाद एक घात वाला लेंगे मतलब 4x, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 4x प्लस लास्ट में 2 के पास x तो नहीं है, अर्थात x के पास कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे x का घात जो है वो 0 है, 0 है। तो यहाँ पे हम प्लस 2 लिखेंगे बराबर 0। तो यह आपका मानक रूप हो गया और यह किस क्रम में है? तो अवरोही क्रम में। इसको आरोही क्रम में भी लिखा जा सकता है और आरोही क्रम का मतलब आप लोग अच्छे से जानते होंगे, बढ़ते हुए क्रम में। आप एक मूवी देखे होंगे आशिकी 2। आशिकी 2 में भी हीरोइन का श्रद्धा कपूर का नाम था आरोही, जो आपको याद होगा ही। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग लिखते हैं आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम, मतलब शुरू से, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि जिसका घात सबसे कम हो, तो यहाँ पे x तो है नहीं, x नहीं है मतलब x का घात 0 है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं नीचे से, तो 2 होगा 2। अब यहाँ पे x का घात कुछ नहीं था मतलब 0 था, 0 के बाद 1 होता है तो 1 वाले घात को लेंगे तो यह हो गया 4x प्लस एक घात के बाद दूसरा घात लेंगे तो यहाँ पे हो गया 7x स्क्वायर बराबर 0। तो यह आपका आरोही क्रम में लिखिएगा तब भी यह मानक रूप कहलाएगा, या फिर अवरोही क्रम में लिखिएगा तब भी मानक रूप कहलाएगा। और
मानक रूप से आपका ऑब्जेक्टिव में एक सवाल कभी कभी पूछ देता है कि निम्नलिखित स्थितियों में बताइए कि कौन सा समीकरण मानक रूप में है। तो आप ध्यान में रखिएगा, या तो यह घटते हुए क्रम में लिखा रहेगा, नहीं तो बढ़ते हुए क्रम में लिखा रहेगा। अब आइए हम देखते हैं मानक रूप के बाद द्विघात समीकरण का मूल्य क्या होता है। तो द्विघात समीकरण के मूल्य के बारे में देखते हैं क्या होता है। अब देखिए द्विघात समीकरण के मूल के बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे। मान लीजिए हम एक इक्वेशन लेते हैं, कौन सा इक्वेशन लें, मान लीजिए हम लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो मूल के बारे में हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक पिता है और उनका कोई बच्चा है, तो पिता का बहुत सारा गुण जो होता है ना, वह खैर छोड़िए, इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। अब देखिए मूल का मतलब क्या होता है। मूल का मतलब होता है कि समीकरण में चर का वैसा मान जिसका मान रखने पर वो पूरे इक्वेशन को शून्य कर दे। ठीक है, चर का वैसा मान जो समीकरण में रखा जाए तो इसका जो लास्ट में रिजल्ट आए वह क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो यहाँ पे आप x का एक ऐसा मान रखेंगे, देखते हैं क्या मान हो सकता है। तो सपोज कीजिए हम यहाँ पे x का जो है वह हम -2 लेते हैं। ठीक है, -2 रख के देखते हैं इसका वैल्यू शून्य होता है या नहीं होता है। तो देखिए x के जगह पे रखेंगे -2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिएगा, -3 है तो -3 इंटू एक्स का वैल्यू रखिएगा -2। ठीक है, और -10 है तो -10 इज इक्वल टू 0। अब देखिए -2 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 का पावर 2 होता है 4, माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6 और -10 इज इक्वल टू 0। तो 6 और 4 10, -10 इज इक्वल टू 0 और 10 में से 10 जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे 0 आया कि नहीं आया, तो 0 किस वैल्यू पे आया, -2 पे। तो इसका मतलब है -2 जो है यह इस समीकरण का एक मूल्य है। अब यहाँ पे एक सवाल होता है कि भाई अधिकतम मूल्य कितना हो सकता है। तो जिस इक्वेशन का सबसे बड़ा घात जितना होता है ना, उस इक्वेशन का उतना ही मूल्य होता है। जैसे यह द्विघात समीकरण है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा घात क्या है, 2 है, इसलिए इसका 2 मूल्य होगा। अगर त्रिघात समीकरण लेते हैं तो सबसे ज़्यादा घात 3 है तो वहाँ पे 3 मूल होता है। ठीक है, चतुर्थ घातीय लेते हैं तो उसमें 4 घात होता है तो वहाँ पे जो मूल्य होता है, मूलों की संख्या 4 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मूल आप अच्छे तरीक़ा से समझ चुके होंगे कि मूल का मतलब क्या होता है। मूल का मतलब x का वैसा मान जो रखने पर उस इक्वेशन को क्या कर दे, शून्य कर दे। अब आइए हम देखते हैं द्विघात समीकरण के कितने प्रकार होते हैं। तो द्विघात समीकरण के जो प्रकार होते हैं वह 2 होते हैं। ठीक है, जनरली आपको स्कूल वगैरह में या फिर कोचिंग वगैरह में यह चीज़ बताया नहीं जाता होगा या फिर बहुत सारे लोग बताते भी होंगे। आइए हम देखते हैं कि द्विघात समीकरण के कितने प्रकार होते हैं, के प्रकार। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रकार होता है वह होता है आपका शुद्ध द्विघात समीकरण। शुद्ध द्विघात समीकरण। और दूसरा जो होता है वह आपका होता है मिश्रित द्विघात समीकरण। क्या होता है, मिश्रित द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। ठीक है, पहला जो होता है शुद्ध द्विघात समीकरण, इसका मतलब समझते हैं कि क्या होता है। देखिए द्विघात समीकरण में अभी हम आपको क्या बताए हैं कि इसको लिखते हैं हम लोग
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में। तो शुद्ध द्विघात समीकरण का मतलब होता है जिस समीकरण में बी एक्स नहीं हो, मतलब चर का जो एक घात होता है ना, एक चर वाला घात नहीं होना चाहिए। मतलब शुद्ध द्विघात समीकरण का मतलब होता है जो ए एक्स स्क्वायर और प्लस सी बराबर 0 के रूप में रहे, इसमें बी एक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हम लिखे 4x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो यह आपका क्या हो जाएगा, शुद्ध द्विघात समीकरण होगा, क्योंकि इसमें बी एक्स मतलब x वाला टर्म नहीं। जैसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो यह भी आपका क्या है, शुद्ध द्विघात समीकरण है, इसमें मिक्सअप नहीं है। ठीक है ना, तो ये बात समझ गए होंगे। मिश्रित द्विघात समीकरण का मतलब होता है जब इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखा। ठीक है, मतलब इसमें तीनों पद हो, ठीक है ना, तो यह आपका मिश्रित द्विघात समीकरण होता है। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x वाला टर्म आ गया, तो यह आपका क्या हो गया, मिश्रित द्विघात समीकरण हो गया। उम्मीद है द्विघात समीकरण के प्रकार भी आपको समझ में आ गए होंगे कि यह दो होते हैं, शुद्ध द्विघात समीकरण, मिश्रित द्विघात समीकरण। आइए अब आगे हम लोग देखते हैं द्विघात समीकरण को कितने तरीका से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं, आइए शुरू करते हैं हम लोग। द्विघात समीकरण के हल करने की विधि, मतलब द्विघात समीकरण को कितने प्रकार से हल किया जा सकता है। तो पहला हम लोग देख सकते हैं, पहला जो होता है वह होता है गुणनखंडन विधि, जो आप लोग 8वीं में 9वीं में इस चीज़ को अच्छे तरीक़ा से पढ़े हुए हैं। ठीक है, दूसरा आपका होता है पूर्ण वर्ग विधि से भी एग्जाम में 2 नंबर का सवाल पूछता है। ठीक है, और तीसरा होता है, तीसरा आप ले सकते हैं द्विघात, तीसरा हम यहाँ पे लिख देते हैं, तीसरा जो होता है वह होता है द्विघात सूत्र। ठीक है, अब देखिए गुणनखंडन विधि का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन लेते हैं, जिसे मान लीजिए एक इक्वेशन लेते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे लेते हैं 4x और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो गुणनखंडन की विधि का मतलब होता है जब इस बीच वाले भाग को तोड़ते हैं। ठीक है, जैसे इसको हम इस प्रकार से तोड़ सकते हैं, एक्स स्क्वायर 4x को लिख सकते हैं 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए x, तो यह हो जाएगा x प्लस 2, और यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे होगा x प्लस 2 बराबर 0। इस प्रकार का आप बहुत सारे सवाल बनाए होंगे। तो यह विधि गुणनखंडन विधि कहलाता है। पूर्ण वर्ग विधि आपको जब सवाल सॉल्व किया जाएगा तो उस समय बताया जाएगा। और तीसरा जो विधि है द्विघात सूत्र के प्रयोग से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा हम लोग समझते हैं द्विघात सूत्र की सहायता से कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए द्विघात सूत्र, तो द्विघात सूत्र जो है यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका लिखा है, पहले से ही लिख रखे हैं। द्विघात सूत्र का मतलब होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल बटा 2a। ठीक है,
अब यहाँ पे आपको यह चीज़ नहीं समझ में आ रहा होगा कि ए बी और सी, ए सी बी यह कहाँ से आया। ठीक है, तो आइए हम आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई इक्वेशन लेते हैं, जैसे अभी जो इक्वेशन लिए हैं उसी को लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x एंड -10 बराबर 0। ठीक है, यह आपका इक्वेशन है। अब यहाँ पे हमको पता करना है कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। तो आपको अभी थोड़ा देर पहले द्विघात सूत्र का व्यापक रूप बताया गया था। तो व्यापक रूप क्या बताया गया था? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। जब हम इस दोनों इक्वेशन का कंपेयर करते हैं तो यहाँ से हमें ए बी और सी के बारे में पता चलता है। तो देखिए यहाँ पे ए क्या होगा, तो देखिए एक्स स्क्वायर के सामने में ए, तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर के सामने में कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो जब कुछ नहीं होता है तो एक हमेशा साथ में रहता है। ठीक है, जैसे इंसान के साथ कोई नहीं होता है तो भगवान होता है, ठीक उसी तरह से किसी के साथ मैथमेटिक्स में कुछ हो ना हो एक हमेशा रहता है। तो एक्स स्क्वायर के सामने ए है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या होगा? एक होगा। इस प्रकार ए बराबर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। अब देखिए एक्स के सामने में बी है, तो यहाँ पे एक्स के सामने में क्या है? -3। सिर्फ 3 नहीं लेना है, माइनस छोड़ दीजिएगा, गलत हो जाएगा। इसका साइन माइनस है, मतलब बी बराबर जो होगा वो क्या होगा? -3 होगा। और सी की बात किया जाए तो सी बराबर 10 होगा। फिर यहाँ पे माइनस छोड़िएगा, गलत हो जाएगा। तो सी जो है वह कितना है? तो -10 है। तो इस प्रकार से ए बी सी पता आपका चल गया। अब बताइए इस इक्वेशन को हमको द्विघात समीकरण, द्विघात सूत्र की सहायता से सॉल्व करना है। तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस, जैसे फॉर्मूला लिखेंगे तब -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो माइनस बी का मान कितना है? -3 है। तो यहाँ पे लिखेंगे -3 प्लस माइनस रूट अंडर बी, बी कितना है भाई? तो -3 है, तो -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू कितना है? 1, तो लिखेंगे 1 इंटू सी का वैल्यू -10 है, लिखेंगे -10 और बाटा में क्या लिखेंगे? तो 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है? 1। इस प्रकार से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमें x का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो इस सब को हम लोग सवाल बनाते समय देखेंगे कि किस प्रकार से बन रहा है। ठीक है, और अब आइए, इतना तो हो गया द्विघात सूत्र के बारे में। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि निम्नलिखित का विवेचक बताइए या विविक्तर बताइए। देखिए विवेचक और विविक्तर को इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। और डिस्क्रिमिनेंट का पहला लेटर हम लोग लेते हैं डी। तो डी जो होता है वह आपका बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। जैसे अगर हम इस इक्वेशन का बोले कि विविक्तर निकाल के बताइए तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसे मिटा लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं। अब देखिएगा जरा, यहाँ पे अभी हम आपको बताया था क्या? ए क्या हो गया? ए हो गया आपका 1, बी क्या हो गया? -3 और सी क्या हो गया? -10। ठीक है, तो देखिए हमको डी निकालना है। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए बी कितना है? -3 है, तो -3 का स्क्वायर कीजिए, -4 गुना ए कितना है? 1 है, इंटू सी कितना है? -10 है। अब इसको सॉल्व कीजिए, 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9 हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस का स्क्वायर प्लस में बदल जाता है। यहाँ पे गुना में है तो माइनस माइनस प्लस, 10 एकम 10 चौका 40। डेट मीन्स यह आपका आ गया 49। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट कितना हो गया? 49। तो इस प्रकार से आपका क्या होता है? विविक्तर या विवेचक निकाल सकते हैं, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम या ऑब्जेक्टिव सवाल में हमेशा पूछता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका विवेचक भी हो गया। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत जरूरी है। ठीक है, अब
जैसे हम लोग द्विघात समीकरण का मूल्य निकालते हैं ना, तो मूल के लिए 3 गो कंडीशन होता है। कभी कभी क्या होता है, जब हम x का वैल्यू निकालते हैं तो x का सेम वैल्यू आ जाता है। जैसे x का कभी कभी इक्वेशन में आ जाएगा 2 2, ठीक है, कभी कभी 3 3 आ जाता है, मतलब x का एक ही मान 2 बार आता है। तो वैसी स्थिति में वह वास्तविक और भिन्न मूल कहलाता है, ठीक नहीं, सॉरी, वास्तविक और समान मूल कहलाता है। तो वास्तविक और समान मूल के लिए आपका कंडीशन होता है d जो है वह 0 के बराबर आना चाहिए। मतलब यह जो डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहे हैं, विवेचक निकाल रहे हैं, यहाँ पे 49 है ना, तो 49 के जगह पे यदि 0 आ जाता, कट के 0 आ जाता, तो ऐसी स्थिति में वास्तविक और समान मूल्य होता है, ठीक है। यदि d 0 से 12, देखिए यहाँ पे कंडीशन आप देख सकते हैं, यदि 0 से 12 हो d, जैसे यहाँ पे आपका 49 0 से 12, तो इस इक्वेशन का जब हम सॉल्यूशन करेंगे तब x का जो मान आएगा ना वह आपका वास्तविक होगा और अलग अलग मान आएगा। मतलब x का 2 मान आएगा, हो सकता है 2 आए 5 है, ठीक है ना, तो अलग अलग मान आएगा। तो d जब 0 से 12 होता है तो वास्तविक और भिन्न मूल होता है, और वास्तविक मूल नहीं हो। अब मान लीजिए यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निकालें, कोई ऐसा समीकरण है जिसका डिस्क्रिमिनेंट निकाले और वह जो मान है ऋणात्मक आ जाए। जैसे मान लीजिए इसको निकालते या मान -49 आ जाता, तो ये क्या होता है, 0 से छोटा हो जाता। और जब 0 से छोटा हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में उस समीकरण को हम लोग हल नहीं कर सकते हैं और उसका मूल्य नहीं निकाल सकते हैं 10th क्लास तक, ठीक है ना। तो इस चैप्टर का ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका इतना ही है। उम्मीद है अच्छे तरीक़े से समझ में आया होगा। यदि किसी बच्चे को समझ में नहीं आया हो तो इस वीडियो को दोबारा से देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को अपने प्यारे हाथों से सब्सक्राइब कीजिए। अगले क्लास में केसी फीना का पहला चैप्टर बनाया जाएगा बहुत ही मज़ेदार तरीके से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।